हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने हाई कोर्ट वाला हिस्सा स्टार्ट किया था ना, वो उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। उसमें हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियां वाला जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे, उनमें से 4 प्रकार की शक्तियां मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। कुछ एक 3 प्रकार की शक्तियां बची थी हाई कोर्ट की शक्ति और क्षेत्राधिकार में, तो वो 3 प्रकार की शक्तियों को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में क्या अंतर रहता है। एक आध दो अंतर रहता है, बाकी सब शक्तियाँ सेम हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। ये हमें ये पूछता है, ये सवाल इसमें से पूछ देता है कि इनमें से कौन सी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के और शक्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं है। 4 प्रकार की शक्तियां तीन दे देगा, जो शामिल रहती है, एक नहीं है वो वाला दे देगा। तो वो ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन सी शक्तियां नहीं हैं। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी ये हो सकता है कि कुछ लोगों को रेलवे वगैरह में जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे का और एसएससी वगैरह का, उन लोग को लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है करके। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि अगर शक्तियों वाला हिस्सा आपको पता नहीं है तो वो क्वेश्चन जो जिस तरीके के आते हैं वो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट करते चलिए। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि 3 शक्तियों को अपन कवर करेंगे आज। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो अधीनस्थ न्यायालय वाला टॉपिक बचेगा। तो अधीनस्थ न्यायालय वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी जो कोर्ट्स आते हैं लोअर कोर्ट, वो जो टॉपिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ही टॉपिक है, तो वो बड़ा है थोड़ा। तो वो एक वीडियो में अपन कवर करेंगे। आज के वीडियो में 3 तरीके की अपन शक्तियाँ देखते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हाई कोर्ट के कौन कौन से खंडपीठ हैं वो भी मैं एक वीडियो में बता दूंगा, और कहाँ कहाँ से किसका कौन कौन से राज्य का साझा उच्च न्यायालय है और कौन कौन से राज्य के न्यायालय के अंतर्गत 2-4 खंडपीठ आते हैं, वो सब मैं एक वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। उसको आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 प्रकार का शक्तियाँ, अपन ने 4 प्रकार की शक्तियाँ नहीं 3 प्रकार की शक्तियाँ देखी थी पिछले वीडियो में। तो चौथा, ठीक है, अब उसके बाद 4 प्रकार की शक्तियाँ आज हम लोग देखेंगे। तो चौथा है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। ठीक है, चौथा क्या है? पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है? पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट अपने अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखता है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, हाई कोर्ट के देखिए सबसे लोअर में क्या रहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं, जितने भी, एक राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट। अब जो एक राज्य में, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? एक हाई कोर्ट है बिलासपुर में जो है। अब छत्तीसगढ़ में तो जितने जिले हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा कि नहीं होगा? अलग अलग जिले में, सब जिले में जिला और सत्र न्यायालय होंगे। तो जिले में जितने भी सत्र न्यायालय हैं, ठीक है, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय, वो क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय। तो अपने अंतर्गत जितने भी न्यायालय आ रहे हैं, जिला न्यायालय, उसमें क्या होगा? क्रियाकलापों पर नजर रखता है। उसके क्रियाकलापों पर नजर रखता है, वो काम कैसे कर रहा है, वो काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी कार्यवाहियों में लंबित थोड़ी है। अपने जो सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से में भी देखा था कि लंबित रहता है तो उसको अपने पास मंगा लेता है। हाई कोर्ट में लंबित फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है और उसका सुनवाई करता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी करता है। तो देखता है कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग थोड़ी हो गया है केस, ठीक से फैसला दे रहा है कि नहीं, जो संविधान का व्याख्या कर रहा है कि गलत तरीके से थोड़ी फैसला दे रहा है, ये सब चीज़ें देखता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि आने वाले सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखता है, कैसे काम कर रहा है उसके अंडर में। जो जितने न्यायालय होते हैं उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सिवाय सैन्य न्यायालयों की। यह अपवाद है, सैन्य न्यायालय अलग से होते हैं। जो सेना के अधिकारियों और अन्य कुछ दिक्कत होता है सेना में, तो वहाँ पे न्याय देने का काम करते हैं। सैन्य न्यायालय अलग होते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं होता है। सैन्य न्यायालय का अपना अलग फैसला होता है, अपने अलग जज होते हैं। ठीक है, तो सैन्य न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण नहीं रहता। हाई कोर्ट का नियंत्रण किस पे रहेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, जिला एवं सत्र न्यायालयों पे हाई कोर्ट का नियंत्रण रहेगा, न कि सैन्य न्यायालय पे। ठीक है, तो सैन्य न्यायालय को छोड़ के बाकी सब न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब कौन कौन से पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब निर्णय, अब मैंने क्या बताया? अपने अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। तो कौन कौन सी चीजें किस तरीके से नियंत्रण रखता है? देखिए, 3 प्रकार से नियंत्रण रखता है। पहले, मामला वहां से मंगा सकता है। जो अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय, वहां से मामले मंगा सकता है अगर वो लोग डिले कर रहे हैं या फिर पेंडिंग है। ठीक है, बहुत देरी हो रहा है फैसला सुनाने में, तो वो मामले लोग को क्या करेगा? हाई कोर्ट जो रहेगा अपने पास मंगा लेगा और अपना खुद सुनवाई करेगा। दूसरा,
पद्धति कार्यवाही के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, कैसे कार्यवाही होगा, मतलब जो फैसला सुनाना है, जो हाई कोर्ट का रहता है प्रोसेस रहता है, काम करने का तरीका। ठीक है, पद्धति लिखा हुआ है, काम करने का तरीका, कार्यवाही जो कार्यवाही करती है लोअर कोर्ट, है ना, और कार्यवाही के विनियमन, विनियमन का मतलब होता है लागू कराना। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लागू कराने को क्या कहते हैं, विनियमन करवाना, के लिए नियम बना सकता है, रूल एंड रेगुलेशंस बना सकता है उनके लिए, वो कैसे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, है ना, उनके काम करने का प्रोसेस कैसे होगा, उन सब से संबंधित नियम जो रहता है वो हाई कोर्ट बना सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट का पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अंडर में रहता है, हाई कोर्ट के अंडर में रहता है लोअर कोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, क्लर्क, शेरिफ। शेरिफ भी एक तरीके का न्याय अधिकारी होता है। ठीक है, मतलब लॉ ऑफिसर होता है एक तरीके का, शेरिफ भी। तो कि यहाँ पे शेरिफ न लिख के आप न्यायाधिकारी भी लिख सकते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन में शेरिफ दे दिया तो समझ में नहीं आएगा वहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो क्लर्क, शेरिफ अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क निर्धारित करता है, मतलब कितना वो लोग को पैसा देना है, ये सब भी निर्धारण क्यों होता है, हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट करता है लोअर कोर्ट के। ठीक है, लोअर कोर्ट के क्लर्क और शेरिफ यानी जो लॉ अधिकारी और अन्य अधिकारियों और वकीलों के शुल्क को भी निर्धारित करता है हाई कोर्ट, अर्थात लोअर कोर्ट का पूरा पूरा प्रशासनिक नियंत्रण जो रहता है वो हाई कोर्ट के पास रहता है। वहाँ कौन कौन काम कर रहा है, उसके काम करने का प्रोसेस कैसे है, कैसे कैसे कार्यवाही हो रही है, सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है, मामला पेंडिंग थोड़ी हो गया है, ज़्यादा डिले थोड़ी हो रहा है किसी मामले पे, वो पूरा हाई कोर्ट देखता है अपने अंडर पे लेके। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है, लोअर कोर्ट्स पे नजर रखता है, लोअर कोर्ट्स को नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है अपना। ठीक है, तो ये वही चीज बताया, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या करता है, लोअर कोर्ट पे अपना नियंत्रण रखता है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग लगा लोगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रकार का अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से में इसको डिस्क्राइब किया था कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब, सुप्रीम कोर्ट में अपने क्या पढ़ा था अपन ने, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा था कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आता है किसी भी टॉपिक पे फैसला सुनाती है जब, तो जो निर्णय होते हैं उसके वो डॉक्यूमेंट के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और कभी भी उसको कहीं भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को साक्ष्य या क्या बोलते हैं सबूतों के रूप में पेश किया जा सकता है। ठीक है, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और सबूतों के रूप में उसको किसी भी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट भी होता है। हाई कोर्ट का भी अपने हाई कोर्ट के भी जो निर्णय को, ठीक है, हाई कोर्ट के निर्णय को जो लोअर कोर्ट में जो फैसला चल रहा है तो वहाँ पे अभी ये भी साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और लोअर कोर्ट में इसको बताया जा सकता है कि भाई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था इस मामले पे। देखिए हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद का था, प्रस्तावना, ठीक है, संविधान का है ना अंग है, अभिन्न अंग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके ऊपर संशोधन किया जा सकता है, कहा था। ठीक है, तो इसका जो साक्ष्य है उसको अपन अगर कहीं प्रस्तावना के ऊपर कोई भी कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, ठीक है, प्रस्तावना के ऊपर विवाद चल रहा है, तो बता सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इस पर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो इस पर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये आप किसी भी हाई कोर्ट में जाके बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। इस तरीके से उसको साक्ष्य के रूप में रखा जाता है उसके डिसीजन को। मैंने ये एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा था वही हाई कोर्ट में लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में। अभिलेख न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी प्रकार के फैसले एक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, तो ये वही अभिलेख न्यायालय की शक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो है वही हाई कोर्ट का है। छठवा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक, अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट को ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्रियाकलापों पर नजर रखता है और यहाँ पर 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर केवल न्यायिक नियंत्रण है। न्यायिक नियंत्रण, ये याद रखिएगा, ये
ये एक अंतर है दोनों में, बहुत कम अंतर है दोनों की शक्तियों में। ठीक है, क्या क्या अंतर है अपन देखते हैं। एक न्यायिक सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक नियंत्रण है। ठीक है, न्यायिक नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? न्यायिक नियंत्रण का मतलब जो भी कानून वगैरह बनाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक, उसको मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर फिर क्या कर सकता है, कानून वगैरह जो लॉ दिया है, डिसीजन, ठीक है, उसमें कोई विधि का सारवान प्रश्न छुपा है या न्याय से संबंधित कुछ प्रश्न छुपा है जिसका व्याख्या करना जरूरी संविधान की, तो न्याय से संबंधित कोई व्याख्या क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अपने लोअर कोर्ट के प्रति क्या है? न्यायिक नियंत्रण है लोअर कोर्ट के ऊपर। लेकिन हाई कोर्ट का अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक नियंत्रण तो है ही। हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगा के क्या कर सकता है? अगर कहीं विधि का सारवान प्रश्न छुपा है या संविधान से संबंधित कोई व्याख्या करना है तो हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये पावर तो हाई कोर्ट के पास है ही। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट के पास प्रशासनिक नियंत्रण है। कौन सा नियंत्रण है? प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण भी अपने लोअर कोर्ट के प्रति है। हाई कोर्ट के पास अपने लोअर कोर्ट के लिए न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से नियंत्रित करता है हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को। प्रशासनिक नियंत्रण कैसे? वहां पर क्या करना है, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी किसी को छुट्टी देना है, ठीक है, जैसे लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जिला और सत्र न्यायालय, वहां पे जो वकील हैं उनको छुट्टी देना है, उनको ट्रांसफर करना है, उनकी नियुक्ति करना है, तो सब में हाई कोर्ट का रोल रहता है। तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में भी, उसके कामों में भी, और उसके नियुक्ति, छुट्टी और स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक है, ये सब मामले पे हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल अपने लोअर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे जो ट्रांसफ़र करना है, किसी को छुट्टी देना है, किसी को क्या करना है। प्रशासनिक नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। न्यायिक नियंत्रण तो है, ठीक है, किसी मामले में डिसीजन से संबंधित कोई नियंत्रण है तो वो तो है, लेकिन न्यायिक नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का अपने लोअर कोर्ट्स के लिए नहीं है। जबकि हाई कोर्ट का अपने लोअर कोर्ट्स के प्रति, अपने लोअर कोर्ट्स पे प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार का नियंत्रण रखता है। ये इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अंतर है दोनों के शक्तियों में, इसको पूछता है कई बार, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए, ठीक है, इसको ऐसे लिखेगा, अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है, तो अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहीं पर लिखा है वही चीज। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती मतलब उनका पोस्टिंग कहाँ करना है, नियुक्ति और पदोन्नति, प्रमोशन, सब पर, ठीक है, ये एवं राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति, जैसे कि पीएससी कोई पोस्ट निकाल रही है, ठीक है, कोर्ट वगैरह के लिए, तो उसकी नियुक्ति में भी हाई कोर्ट का रोल रहता है। उसकी नियुक्ति में राज्यपाल से को परामर्श देता है। राज्यपाल क्या करेगा भाई, किसी भी जज को या किसी भी जज को की नियुक्ति करनी है या उसको पोस्टिंग देनी है या उसको प्रमोशन करना है, तो राज्यपाल क्या करेगा, हाई कोर्ट से सलाह लेगा। अधीनस्थ न्यायालयों की बात कर रहा हूँ ना मैं, लोअर कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति करनी है, प्रमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हाई कोर्ट उसमें उसको परामर्श देगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह राज्यपाल को परामर्श देगा हाई कोर्ट जो रहता है वो। ठीक, तो ये यहाँ पे वही लिखा है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श जो रहेगा वो क्या करेगा, हाई कोर्ट का जो जज है, मतलब हाई कोर्ट जो है वो देगा लोअर कोर्ट के लिए। और न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अवकाश की स्वीकृति, ये मैं बता दिया, ट्रांसफ़र और क्या उसको छुट्टी देना है अगर, तो भी हाई कोर्ट क्या करेगा, यहाँ के न्यायाधीशों को छुट्टी देने का काम भी करेगा। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी प्रकरण, हाँ ये वही है, ये मैंने जो बताया था, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी फैसला दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, किसी भी मामले पे फैसला सुनाया, अब इस फैसले पे कोई ऐसा तथ्य छुपा है जिस पे संवैधानिक व्याख्या करनी है या विधि का सारवान प्रश्न छुपा है, मैंने बताया था लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित कोई व्याख्या करनी है, तो उस पे क्या करेगा, किसी भी प्रकरण पे कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया, कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर संविधान से संबंधित व्याख्या करना जरूरी है, तो हाई कोर्ट जो है अपने पास मंगा लेगा और संविधान की व्याख्या करेगा उस पर।
ठीक है, तो लोअर कोर्ट से अपने पास मंगा के उसके कानूनी प्रश्न, या वही लिखा है हाई कोर्ट में अगर कोई प्रकरण है उस पर कोई कानूनी प्रश्न है जिस पर व्याख्या करना आवश्यक है तो हाई कोर्ट अपने पास मंगवाकर उसकी कानूनी व्याख्या करेगा। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट में पारित कानून को मानना बाध्य है। याद रखिए हाई कोर्ट में पारित कानून को राज्य के ये लोअर कोर्ट लोग को मानना बाध्य है। ठीक है, लोअर कोर्ट को मानना बाध्य है। हाई कोर्ट में जो भी पारित कानून है राज्य सरकार को भी मानना बाध्य है और लोअर कोर्ट के भी मानना बाध्य है। ठीक, इसके कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है लेकिन जो भी कानून रहेगा उसको मानना बाध्य है, यहाँ पे वही लिखा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर पूरा कंट्रोल जो रहता है अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट का रहता है। ठीक है, 7वां नंबर का शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये मैंने बता दिया था क्या अंतर होता है न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक समीक्षा में, ये मैंने बताया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब अपने ही अधीनस्थ न्यायालय से मंगा के क्या करेगा, मतलब अपने अधीनस्थ न्यायालय से नहीं, अपने ही जो डिसीजन दिए रहेगा उसका क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। तो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर रहता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी अपने ही डिसीजन को फिर से क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जो विधानसभा द्वारा जो कानून बनाया गया है विधायिका द्वारा, उसको क्या कर सकता है, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर तो उसको पलट सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 13, 32 और 226 से इस शक्ति प्राप्त होती है। याद रखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान में नहीं लिखा गया है, जो मूल संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 से शक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन के में ये दे दिया, अगर ठीक है ये क्वेश्चन में दे दिया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल संविधान में वर्णित है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मूल संविधान में वर्णित है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है वो गलत होगा। मूल संविधान में वर्णित नहीं है। आर्टिकल 13, 32 और 226 से शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन है, अनुच्छेद 32 में भी न्यायिक पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 32 के तहत ठीक है जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। 226 के तहत हाई कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास है, अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होती है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब ये मौलिक अधिकारों से हनन, तो किस किस कंडीशन पे हाई कोर्ट जो रहता है, मैंने क्या बताया था कि जो रिट जारी करने की शक्ति है न्याय क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी बहुत सारे संबंध में कानूनी अधिकार से अगर कोई हनन हो रहा है किसी आदमी का, कानूनी अधिकार का मतलब क्या है, जो वो मत देने का अधिकार है और जो बहुत सारे अधिकार हैं कानूनी अधिकार का भी हनन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट जारी करने के संबंध में ये जो इसका अधिकार है हाई कोर्ट का वो ज़्यादा है। तो मौलिक ये किस किस संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है हाई कोर्ट, तो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, मतलब कि समीक्षा कर सकता है किस तरीके से, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है लोगों के या कानून कार्य क्षेत्र से बाहर हो। देखिए हाई कोर्ट अगर कहीं कानून क्षेत्र से बाहर हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, इस पॉइंट का मतलब समझिए, कानून कार्य क्षेत्र से बाहर हो वाले पॉइंट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिसीजन दिया है ये इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसको पावर नहीं है ये उस तरीके से उस टॉपिक पर डिसीजन देने का, या उसका कार्य क्षेत्र या न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता उसको डिसीजन देना, उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस चीज़ पर डिसीजन देना, और उसने कोई डिसीजन दे दिया है। तो ऐसा कानून अगर उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है और उसमें लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है हाई कोर्ट, अपने पास मंगाएगा और उसकी समीक्षा करेगा, उसके बाद अपना डिसीजन देगा। तो यही लिखा है, कानून कार्य क्षेत्र से बाहर हो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया कोई निर्णय अगर उसके कानून या कार्य क्षेत्र से बाहर हो तो हाई कोर्ट अपने पास, हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, हाई कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसके फैसले को पलट सकता है। ये वही लिखा हुआ है। तीसरा, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। अब जो लोअर कोर्ट जो डिसीजन दिया है वो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, उससे किसी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वही बोला है संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। तो इन तीन कंडीशन में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हाई कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट से मंगाएगा उसको और उस फैसले को पलट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर हाई कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो देखिए 3 सूची है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, संवर्ती सूची पे दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो जो संघ सूची है तो केंद्रीय कानून वही बोला है, संघ सूची पे जो संवैधानिक व्याख्या पर है ना, संघ सूची पे के तहत संघ सूची में जो विषय है उस पर कोई कानून बना तो
उस पर हाई कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होगा, ऐसा पहले बोला गया था। लेकिन 43वां संविधान संशोधन लाया गया और फिर से ये बोला गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कोई डिसीजन ले गया तो हाई कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया ये प्रावधान को। इसको नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, मैं बता दिया, अगर कहीं कोई पूछ दिया क्वेश्चन में तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, कि 42वां संविधान संशोधन में बोला गया था कि केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर हाई कोर्ट विचार नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद 43वां संविधान संशोधन से उसको खत्म कर दिया गया, पुनः पुरानी स्थिति में ला दिया गया संविधान को, मतलब उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये चीज़ को याद रखिएगा ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको आप लोग ये रहे, न्यायिक नियंत्रण होता है और यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार का नियंत्रण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे तो इससे आगे का हिस्सा देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।